हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 जियोग्राफी या फिर भूगोल कह लो, हिंदी मीडियम वालों की जियोग्राफी। तो इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हम करेंगे 2023-24 के सेशन के लिए। चैप्टर वाइज हैं सारे के सारे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने हैं, पेपर्स के सॉल्यूशंस वगैरह देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। और एक और काम की चीज़ है जो आपके बहुत काम आएगी, ध्यान से सुनना ये चीज़। आपके लिए मैंने एक वेबसाइट बना रखी है cclchapter.com। गूगल पे जाके सर्च कर लेनी है ये नाम, सीसीएल चैप्टर लिख के खोलोगे ना, आ जाएगी cclchapter.com नाम से। इस वेबसाइट पर आपको एचबीएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेक्शन मिलेगा। वहां पर आपको हरियाणा बोर्ड के क्लास 10 के 2023-24 के सेशन के लिए सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट, सभी चैप्टर्स के कह रहा हूँ, सभी बुक्स के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स, क्वेश्चन विद आंसर, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और पीडीएफ भी है साथ में, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करके याद करना हो, प्रिंट कराना हो, तो वो भी आप करा सकते हो। ठीक है, समझ गए। और साथ में हरियाणा बोर्ड के पिछले 7-8 सालों के पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशंस के साथ में। तो बहुत काम की वेबसाइट है, जरूर से विजिट कर लेना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को याद करना। अब देखो, क्वेश्चंस में जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो समझनी पड़ेंगी हमको, नहीं तो हमारी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हो पाएगी जिस लेवल में हमको फुल ऑन फुल मार्क्स मिल जाएंगे। हमको क्या करना है, ये पहले तो समझो, ये जो क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं, ठीक है, ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, सेम टू सेम एचबीएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में। वहाँ पे भूगोल के एमसीक्यू लिखे हुए मिलेंगे, वहाँ पे खोलोगे तो यही चीज़ खुल जाएगी आपके सामने। अब यहाँ पे आंसर सभी के हिडन है। अब जैसे ही वीडियो भले ही तुम देख लो, सारी चीज़ें समझ लो, उसके बाद में वहाँ पर जाकर एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर आनी है। जब तक आपके सारे आंसर सही नहीं हो जाते ना, मतलब लगभग ये मान लो 90% आपके आंसर सही होने चाहिए। तो अगर आपके सही हैं तो मतलब आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो गई है। इसीलिए मैंने आंसर प्रोवाइड कराए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गाइड में मिलते ही नहीं है, तो वो बड़ी दिक्कत थी। तो इस वजह से मैंने खुद ही बना के प्रोवाइड कराए हैं आपको। बहुत मेहनत लगी है यार। अब देखो, क्वेश्चंस को क्या करते हैं बहुत बार एग्जाम वाले, ये मैंने बहुत ऑब्जर्व करा है, और स्टूडेंट को समझ नहीं आती है चीज़ें। ये जो क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसको सिंपल 1 मार्क्स क्वेश्चन में दे देते हैं बहुत बार एग्जाम वाले। तो आपको डायरेक्ट आंसर याद आना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत बार होता है। और मैंने वैसे तो लिख दिए हैं वहाँ पे भी, जो जो क्वेश्चन उस टाइप में दिए गए थे एमसीक्यू के, एक साल एमसीक्यू में दे दिया, अगले साल वो करके दे दिया, तो वहाँ पर भी लिख दिया ताकि आपको याद अच्छे से हो जाए वो चीज़ें, ठीक है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर बता दूंगा, ठीक है। आसान है, बिल्कुल आसान पेपर आते हैं, डरना नहीं है। चैप्टर वाइज है। अगर आप हाफ ईयरली के लिए तैयारी करते हो तो शुरुआती 4 चैप्टर्स आएंगे, और अगर फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सारे चैप्टर्स आपको करने हैं। अब देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था ये हुआ था हमारा ब्राजील के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये कई बार पूछा जा चुका है, तो कहाँ पर किया गया था, रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में ही। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, इसको याद कर लो। काली मिट्टी के राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, राज्य नाम याद कर लो राज्य के, क्योंकि ये ऑप्शंस बदल दे रहे हैं बट क्वेश्चन वही रह रहा है इनका। तो ये जो है, इनमें से ऑप्शंस के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वैसे तो ज़्यादातर जो काली मिट्टी है वो साउथ एरियाज में पाई जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र। गुजरात होता तो गुजरात भी भर सकते थे, वो एक ही देंगे ऐसा ऑप्शन। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो कहाँ पर होती है ये, गुजरात में। ऑप्शंस के हिसाब से डिपेंड करेगा। अभी यहाँ पे रेगर मिट्टी का दूसरा नाम याद आ गया होगा, काली मिट्टी। देखो, चैप्टर्स को अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा ना, कंफ्यूज हो जाओगे। और पहले चैप्टर को तो, इस जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट है आपका, इसका पहला चैप्टर तो भाई रट डालो बिल्कुल से, क्योंकि इसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं ना। एक तो ये वाला चैप्टर, और एक आपका कृषि वाला चैप्टर, 4th चैप्टर। इन 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से याद करो, इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब पास करा देंगे जियोग्राफी में ऐसे ही 2 ही चैप्टर सिर्फ। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है, तो वो है काली मिट्टी। काली तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो रैगर मिट्टी। देखो, घुमा रहे हैं हमको बस, ये और कुछ नहीं। कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो वो होती है काली मिट्टी। भारत का उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है, काली, जलोढ़, लैटराइट, मरुस्थली। तो कौन सी है, जलोढ़ मृदा से। नदियों के आसपास जो मृदा होती है तो वो है जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित इनमें से सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन सा है। लौह अयस्क के बारे में ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन देते नहीं है, ज़्यादातर मिट्टी पे ही देते हैं लोग। तो लेकिन हाँ, कभी कभार दे देते हैं यार।
हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, तो कौन सा है? मैग्नेटाइट। ऑप्शंस की आप प्रैक्टिस कर लेना वहाँ पे जाके, तो अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे आंसर, मुश्किल नहीं है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में बहुत बार आ चुका है, मतलब शायद 8-9 बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन सेम ही। तो इसका कारण है अधिक सिंचाई, पानी ज़्यादा देते हैं भाई खेतों में, उसकी वजह से। लौह अयस्क निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? तो वो है आपका गैर नवीकरणीय मतलब गैर नवीकरणीय होता है जो मतलब दोबारा से जो है उसको नहीं बनाया जा सकता है या फिर रीयूज नहीं किया जा सकता मतलब प्रॉपरली अच्छे से, तो वो चीज़ है ये। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल है हमारा नवीनीकरणीय, यानी कि इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं फिल्टर कर करके। भारत के कुल स्थलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? आपको बुक के अंदर एक डायग्राम मिलेगा एक सर्कल से में, उसमें कई शायद 3 हिस्से दे रखे हैं, एक में पर्वत दे रखा है, एक में स्थलीय क्षेत्र दे रखा है, ऐसे ही कई 3 हिस्से, तीसरा मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो इन तीनों के प्रतिशत याद कर लेना उसके जरूर से। वैसे टेक्सचुअल ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ना चैप्टर के, जब मतलब नॉर्मल वाले, तो उनमें भी मैंने करा रखे हैं, वो एग्जाम में आता है, वो डायग्राम बहुत बार आता है, तो ध्यान रखना उस चीज़ का। अगर आप मतलब मैं हिंट दे रहा हूँ साथ में ताकि आप अच्छे से याद कर पाओ वो चीज़ें भी। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको? स्थलीय क्षेत्र लिखना है, तो वो हमारा 43%। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अतिचारण है? अतिचारण होता है ज्यादा चरा दिया जानवरों को, तो उसके वजह से भूमि निम्नीकरण हो गया। तो वो इलाका कौन सा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला चैप्टर देखते हैं, वन और वन्य जीव संसाधन, पाठ नंबर 2 है। इसमें से कुछ खास एमसीक्यू आते नहीं है, ज़्यादा उम्मीदें मत लगाना इससे। क्वेश्चंस भी नहीं आते भाई, कुछ नहीं आता इसमें ढंग से। पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है, तो वो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे? केरल के अंदर। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कहाँ पर है वो? असम में। ये देखो 2 एमसीक्यू आए हैं पिछले 8 साल में। अब देख लो तुम कितना काम का चैप्टर है ये, और हर साल 4 सेट आते हैं। अब तुम आइडिया लगाओ, 8 चौके 32 पेपर हो चुके हैं और सिर्फ 2 एमसीक्यू। कितनी बेइज्जती है चैप्टर की, और क्वेश्चन में भी यही हाल है। अगला चैप्टर देखते हैं हम, चैप्टर नंबर 3, जल संसाधन। ये भी ठीक ठाक है, बट इसमें बांध के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन देते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कौन सी नदी है? महानदी पर। ये पॉपुलर बांध है इसीलिए ये ज्यादा आता है हमारा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है नर्मदा नदी पर। बस यही 2 आए थे बस, अब अभी तक के इतिहास में यही 2 थे। ये 2 चैप्टर बस बेइज्जती हैं। जल संसाधन में क्वेश्चन तो आते हैं लॉन्ग वाले, बट इसमें से एमसीक्यू वगैरह नहीं आते, और इसमें से तो कुछ ही नहीं आता, दूसरे वाले से तो ठीक ठाक ही आता है। मतलब अगर आपको जो है ना जिनको सिर्फ पास होना है तो वो छोड़ दो भाई चैप्टर को, ये हाथ भी मत लगाओ, सीधे चौथे चैप्टर पे आ जाना तुम। चौथा चैप्टर हमारा कृषि वाला। कृषि में आपको रबी फसल, खरीफ की फसल, इनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्या होती है, कौन कौन सी होती है, मेन सी पता होनी चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? चावल, बाजरा, चना, कपास, तो कौन सी है? चना। देखो मैंने जो है ना अपने टाइम में एक ट्रिक बनाई थी याद करने के लिए, आपको बता देता हूँ। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी फसल सर्दी की है, कौन सी गर्मी की है, वो भूल जाते हैं हम ज़्यादा। तो देखो रबी और खरीफ, तो मैंने एक तरीके से याद करी थी। रबी का मतलब है रजाई, रजाई ओढ़ लो, रजाई सर्दियों में होती है, तो ये फसल सर्दियों में होती है, तो मैंने तो ऐसे करके याद करी थी। या फिर एक और ट्रिक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक नाम याद रखना है, तो रबी से रजाई या खरीफ से खराब, ठीक है ना, सेम सा मैचिंग वर्ड है ना। तो खराब हो जाती है, खराब कब होती है? गर्मियों में। तो गर्मियों वाली फसल खरीफ की फसल, रबी वाली सर्दियों की फसलें होती हैं। तो अब आपको पूछा गया सर्दियों वाली फसलें, सर्दियों में क्या उगाते हैं? चावल कब उगता है? गर्मियों में उगता है ना, चमासा वगैरह आता है जब। तो वो चीज़ है, ये चीज़ें ध्यान रखने की होती है। ये इन्हीं में मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार कि कौन सी फसल, भले ही हम खेती करते हैं तब भी हम भूल जाते हैं इन फसलों के नाम सुन के, रबी खरीफ में ही। सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल कौन सी है इनमें से? तो वो हमको बताना है, तो कौन सी है? गेहूँ, ऑब्वियस सी बात है यार, गेहूँ और चावल ही है ज़्यादा जो उगता है। निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि होती है हाथों से उखाड़ के पौधे को दूसरी जगह लगाना, तो रोपण कृषि कहलाती है। अब वो कौन सी है इनमें? चाय। निम्नलिखित में से यहाँ पे चावल होता तो चावल भी आ सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की यानी खराब हो जाएगी, खराब कौन सी होती है? मतलब गर्मियों में। गर्मियों में कौन सी उगती है इनमें से? वो उगती है कपास की फसल, क्योंकि उसको साफ मौसम चाहिए होता है उगने के लिए। जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे ना इनके, तो आपको ये तो मजाक लगेगा, भैया ये तो आसान है, इनमें कुछ नहीं है। खीरा व तरबूज की कृषि उदाहरण है? कौन सी फसल है? जायद की फसलें। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो वो है
गंगा सतलुज का मैदान। अब गंगा सतलुज का मैदान काफ़ी बड़ा है, उपजाऊ इलाका है, ये जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है, जो भी फसलें हम उगाते हैं बेसिकली। निम्नलिखित में से व्यावसायिक फसलें कौन सी है? व्यावसायिक होती है जिनसे ट्रेड किया जाता है, व्यापार में कौन सी इस्तेमाल होती है? मतलब आपने गेहूं उगाया खा गए, ठीक है, चावल उगाया खा गए, चाय उगाए खा जाओगे? नहीं खाई जाएगी ना, तो वो बेचनी पड़ेगी तुमको, तो वो है व्यावसायिक फसलें, जिनको हम अपने इस्तेमाल में नहीं इस्तेमाल करते, मतलब थोड़ी बहुत कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा ऐसे गेहूं की तरह ऐसे भर भर के स्टोर नहीं करते उन चीज़ों को हम। गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? ये तो आसान सा है, याद आ गया होगा, जूट को। निम्नलिखित फसलों में से ऐसी फसल पहचाने जो तैयार होने में 1 साल का समय लेती है, तो वो कौन सी है? गन्ना, गन्ना बोलते हैं, वैसे हम हरियाणा में गंडा बोलते हैं इसको। आपके इलाके में क्या बोलते हैं ज़रूर बताना कमेंट्स में। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो कौन सी है इनमें से फली जिसमें आती हैं? अब फली आती हैं दालों के अंदर, जैसे मूंग की दाल देखी होगी, बाकी तो आपने नहीं देखी होगी कोई सी, मूंग की तो देखी होगी, उसमें फलियां आती है काली काली सी, तो वही चीज़ है ये। निम्नलिखित में से कौन सी रेशे वाली फसल है? रेशे वाली यानी कि जिसमें रेशे होते हैं, तो इनमें से ऑप्शन कौन सी रहेगी हमारी? पटसन की फसल। निम्नलिखित में से कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट का, देखो ये एक चीज मस्त है, आपको बताता हूँ। अगर आपसे ऑप्शन टाइप में कभी भी आपसे पूछे कि कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा उत्पादक, अगर उसमें नाम भारत है तो भारत ही मिलेगा आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि पेपर भारत में हो रहे हैं, ठीक है। ये मस्त लॉजिक है और इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चीनी में कौन सा है? दूसरा स्थान है। फलों और सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम बागवानी, है ना। फल मतलब जो बाग लगा लेते हैं, कहते हैं ना कि बाग लगा रखा उसने, तो बागवानी बोलते हैं उसको। 2010 से 2013 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है 5वां स्थान। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? अब ये जो है ना, कंफ्यूज करने के लिए कई बार दे रखा है इन्होंने, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया सोपानी, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, एक बार तो पूछ लिया किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, कभी पूछ लेते हैं किस प्रांत में सोपानी खेती की जाती है। अब जिसके पेपर में आ गया सोपानी खेती, वो देख के डर के भाग जाएगा, भाई ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, कहाँ से आ गया? ये सीढ़ीदार खेती को सोपानी खेती कहते हैं, और उसी का जो है अल्टरनेटिव है ये। तो कहाँ पे की जाती है? पहाड़ों में। पहाड़ कहाँ पे? ऑप्शंस के हिसाब से देखो, हाँ पहचान आ गई ना, उत्तराखंड में। चलो अगला चैप्टर देखते हैं हमारा, खनिज और ऊर्जा संसाधन। अगर आप हाफ ईयरली के लिए तैयारी कर रहे थे तो आपको बस यहीं तक के एमसीक्यू करने हैं, लेकिन अगर आप फाइनल एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो क्वेश्चंस को, तो आपको जो है सारे क्वेश्चंस पूरी वीडियो देखनी है। चलो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन से। 5वां पार्ट हमारा खनिज और ऊर्जा संसाधन। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा यानी जो समंदर में लहरें उठती हैं वो, तो वो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो यह है नवीकरणीय। ये मेरे को पहले चैप्टर वाली फीलिंग क्यों दे रहे हैं यार ये क्वेश्चंस। चलो मैं क्रॉस चेक भी कर लूँगा एक बार। सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? मैग्नीज कहाँ पे उगता है? महाराष्ट्र में। उगता तो क्या है भाई, निकालते हैं खुद खुद के। निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का सबसे अधिकतम उत्पादन होता है? बहुत बार आ चुका है, बॉक्साइट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसमें से एल्यूमिनियम निकालते हैं ना, तो ये काम की चीज़ है, इसलिए ज़्यादा पूछते हैं इसको। तो ये कहाँ से मिलता है हमको? उड़ीसा से। सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा असम। असम से जो है रिफाइनरी है, पानीपत रिफाइनरी हरियाणा के अंदर, वहाँ पे लाइन आई हुई है, मतलब वहीं की जो है ना पेट्रोलियम वहाँ से निकाल के यहाँ आता है, फिर यहाँ से रिफाइन होके आगे बेचा जाता है वगैरह। कौन सा अंतस्थलीय नदीय पतन है? तो कौन सा है यहाँ पे? अंतस्थलीय यानी कि नदी के थ्रू जो कनेक्टेड है पोर्ट, वो है कलकत्ता। तूतीकोरन पतन निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तूतीकोरन, तो ये है तमिलनाडु में। ये जो है ना मैप में भी आते हैं, जब मैप करोगे ना ये आसानी से याद हो जाएंगे आपको ज़्यादातर लोकेशन वाले टाइप के क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? वो है मुंबई। पॉपुलर है ये, आपको पता होगा। नेल्लोर अभ्रक बेल्ट किस राज्य में है? तो ये है हमारी आंध्र प्रदेश में। अगर मैं कहूँ ना डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, वो इसी चैप्टर से आते हैं ज़्यादातर, तो लास्ट वाले चैप्टर के आसपास से ही। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो वो है अभ्रक का। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के सत्रों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो वो कौन सी चट्टानें होती हैं? तलछटी चट्टानें। वैसे मैं बता दूं आपको, ये 3 चट्टानें हैं, तलछटी, आगमे और कायांतरित। ये तीनों चट्टानों की डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ लेना, साथ में काम आएंगी, ठीक है, एग्जाम के परस्पेक्टिव से। अगला चैप्टर देखते हैं, वो है विनिर्माण उद्योग।
भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बतानी है, वो आपको पता ही है बेंगलुरु। यहाँ पे मतलब अभी तो आईटी सेक्टर का बड़ा हब हो चुका है ये, अभी भी इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है एक तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो भी होता है ना सामान, वो ज़्यादातर यहीं होता है। मतलब काम भी यहीं पे, मैन्युफैक्चरिंग भी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूने पत्थर को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है? चूना पत्थर कहाँ पे लगेगा? सीमेंट में। अब देखो एल्यूमिनियम में कभी चूना लगा हुआ देखा आपने? चीनी में चूना लगा के क्या करोगे भाई? पटसन में पता नहीं हमको, तो मतलब कपड़ा बनता है एक्चुअली पटसन का, लेकिन कपड़े में चूना कौन लगाता है? तो समझने की बात है यार, रॉ मटेरियल भी उसी के हिसाब से इस्तेमाल होता है। वस्त्र उद्योग एक उदाहरण है, किस चीज़ का है? कृषि आधारित उद्योग, सामुदायिक क्षेत्र, खनिज आधारित। तो किसका है? कृषि आधारित उद्योग है ना, यानी ये कृषि खेती होगी, पटसन की खेती होगी, जूट की खेती बढ़िया होगी, तभी कपड़े बढ़िया बनेंगे। कपास की खेती होगी जो पॉपुलर है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं? जहाँ पे लोहा निकलता है, और वो कहाँ निकलता है? छोटा नागपुर, पठार के आसपास। भारत में रेशम वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो रेशमी वस्त्र जहाँ पे बनते हैं, तो वो है मैसूर में। जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख उद्योग कौन सा है? वो है हमारा वस्त्र उद्योग, क्योंकि भाई इतने केमिकल घोल घोल के पिलाए जाते हैं ना कपड़ों को। निम्नलिखित में से पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? वो लगाया गया था पॉपुलर जगह बम्बई में, ठीक है। अब ये जो है ना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। एक और चीज़ बताता हूँ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, बहुत बार ये पूछ लेते हैं कि भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था? तो वो भी ध्यान रखना आपको, 1854 में लगाया गया था, मुंबई में लगाया गया था, ठीक है। एग्जाम में आता है ये, ध्यान रखना है। NHAI इसका मतलब क्या है? NHAI का, इसका है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म कभी ऐसे नॉर्मली भी पूछ लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? स्टील को कौन कराती है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अरे सेल का अर्थ भी पूछ लिया, क्या बात है। देखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, लिमिटेड रह गया था भाई, कोई बात नहीं, छूट जाता है। बाकी ये थी इसकी फुल फॉर्म, और वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी बता दी थी आपको। चलो आगे देखते हैं, लास्ट चैप्टर हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, परिवहन का कौन सा साधन वहनांतर हानियां और देरी को घटा देता है? तो वो है पाइपलाइन। निम्न में से कौन सा राज्य है HBJ पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ? ये पाइपलाइन वाला जो है ना मैप एक बार देख लेना आप थोड़ा गौर करके, क्योंकि ये पाइपलाइन जो है ना ज़्यादा नहीं है, 2-3 पाइपलाइन है मेन मेन सी, तो उन पाइपलाइन से कनेक्टेड पूछ लेते हैं कभी कभी। आपको आइडिया तो होना चाहिए, रफ आइडिया कि किधर किधर से जाई हुई है वो। तो यहाँ पे HBJ से कौन सा नहीं है? महाराष्ट्र, क्यों शायद वो गुजरात में जाके खत्म हो जाती है, उससे आगे नहीं जाती। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया 1953 में। सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया? तो वो था 1960 के आसपास। परिवहन का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? रॉकेट। अरे ऑप्शन नहीं है भाई, वायु परिवहन कह लो तुम, वो भी तो वायु में उड़ता है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके संबंधित है? वो है सड़कों से संबंधित, ये सुपर हाईवे जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं ये। जिला मुख्यालय को जिले के अन्य भागों से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती है? जिले को जोड़ती है जिला सड़कें, राज्य को जोड़ती है राज्य सड़कें, राष्ट्र मतलब कई सारे राज्यों को जोड़ते हैं आपस में, वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। राज्य के आपस में जो जोड़ते हैं वो अलग मैटर होता है, ठीक है। मतलब छोटी सड़कें बड़ी सड़कें होती है, राष्ट्रीय वो होती है जो कई सारे राज्यों में से निकल वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। फिर राज्य सड़कें जो एक राज्य दूसरे राज्य से ऐसे पहुंचते हैं, नॉर्मल वाली। चलो ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो टोटल एमसीक्यू जो अभी तक की हिस्ट्री में हरियाणा बोर्ड में एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने सारे एमसीक्यूज आपको करा दिए हैं, और इनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज रिपीट भी होते हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से करके जाओगे तो आपका स्कोर बिल्कुल अच्छा होने वाला है। और बाकी जो है ना, आपको एडिशनल एमसीक्यूज वगैरह भी मिल जाएंगे वेबसाइट पे। बुक्स के सॉल्यूशन पड़े हुए हैं वेबसाइट के ऊपर, तो उन बुक्स के सॉल्यूशन के अंदर आपको मिल जाएंगे एडिशनल चीज़ें भी। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।